यूरिन फॉर्मेशन का सिलसिला चल रहा है क्लास के अंदर। तो एक इसके अहम पार्ट की तरफ हम यहाँ आते हैं। इससे पहले हमने इस पार्ट में और इस पार्ट के अंदर हमने अपना यूरिन का कॉन्सेंट्रेशन कैसे तैयार होते हैं, डायल्यूटेड यूरिन कैसे होते हैं और क्या होता है इसके बारे में पूरा ADH का इसमें क्या रोल होता है हमने ये भी देख लिया कि ये वाटर परमिएबल, ये इम्परमिएबल हमेशा हालतों में रहता है और ये अंडर ADH, जब ADH होगा तो परमिएबल और ADH नहीं है तो नहीं होगा। अब हमारा इस पार्ट के अंदर हमने देखना है कि ये क्या रोल अदा करता है नेफ्रॉन्स के अंदर। एक्चुअली मेरे दो साथी भी यहाँ बैठे हुए भी बात कर रहे थे, पूछ रहे थे कि इसके कुछ हम क्या ऐसे फ़वाइद हासिल कर सकते हैं, ये सीखने का हमें क्या फ़ायदा है। तो जब हम मुख्तलिफ़ हालतों के अंदर देखते हैं कि यूरिन में मुख्तलिफ़ चीज़ें जो जिस्म में से निकल रही हैं वो एक्सेस होने की वजह से भी निकल सकती हैं कि जिस्म का ख़ुद का निज़ाम फासिद मवाद को निकाल रहा है, उस फासिद मवाद में जो सैल्यूट्स है वो यूरिन के अंदर आ रहे हैं, या वो हालतें भी हो सकती हैं कि जिसमें जिस्म उन चीज़ों को होल्ड नहीं कर पा रहा और अपने मुफीद अज्जा को भी खारिज कर रहा है, जिसको हम मशीनी और कीमियावी हालतें भी कानून अज़ा के तहत कहते हैं। तो एक्चुअली हम सही मायने में कानून अज़ा को तब सीख पाएंगे जब इस तरह के मैकेनिज़म्स को हम समझेंगे। ये मैकेनिज़्म समझने से हमें क्या फ़ायदा हासिल होता है कि जैसे कि मोहतरम इरफान साहब भी यहाँ पूछ रहे थे और दूसरे हमारे साथी बैठे हैं तो इन्होंने भी बात की थी। तो हम यहाँ पर ये समझ रहे हैं कि मुख्तलिफ़ नेफ्रॉन्स के हिस्सों में क्या अमल होता है जिसके नतीजे में कौन सा यूरिन हमारे पास आता है। तो जब हम यूरिन के ऊपर डिस्कस करेंगे तो यहाँ पर भी हम पीछे जाया करेंगे और मुख्तलिफ़ नेफ्रॉन के हिस्से, क्योंकि पेशाब से जब हम तशख़ीस कर रहे होंगे तो लाजमी बात है गुर्दे के तकरीबन तमाम मैकेनिज़म्स का हमें इल्म होना ज़रूरी है। जब हमें पता होगा तो हम बिल्कुल नेफ्रॉन के उस हिस्से में जाएंगे और ये हमें पता कर लेंगे कि इस हिस्से को असर व मुतासर करने वाले चीज़ें कौन सी होती हैं, कौन सी तहरीक, कौन से मिजाज के अंदर कौन सी अद्वियात, कौन सी मुफरदात किस हिस्से में क्या रोल अदा करते हैं। और अगर हमें कोई रोल अदा करवाना है किसी चीज़ से मरीज़ के अंदर तो हम कहाँ पे वो रोल प्ले कराएंगे और वो रोल सक्सेसफुली प्ले हो रहा है। यानी कि मिसाल के तौर पे अगर किसी जगह पे कोई रुकावट है, अगर रुकावट हमने दूर कर दी तो क्या वो रुकावट दूर हो गई है तो हम क्या देखेंगे, यूरिन देखेंगे नब्ज़ के साथ साथ। और अगर वो हालत हमने मरीज़ के अंदर पैदा की है और उस मकसद को इसके अंदर इजाफी कोई चीज़ है और हमने हुदूद नाकला के फ़ेल को तेज़ करते हुए गुर्दों के ज़रिए से उस मवाद को हम सैल्यूट्स को इखराज कर रहे हैं तो क्या वो सक्सेसफुली यूरिन के अंदर आ रहे हैं। अगर हम यही चीज़ें समझ लेंगे तो हमारे लिए मरीज़ को कंट्रोल करना बहुत आसान हो जाएगा। अब मिसाल के तौर पर एक पेशेंट है और उसके अंदर कैल्शियम इजाफी मकदार में जिस्म में पाया जा रहा है, किसी वजह से बढ़ गया है, तो उसे हम किस तरह से ड्रेन करेंगे, तो कौन से नेफ्रॉन के हिस्से ने उसमें रोल अदा करना है, इस हिस्से में। अभी हम इंशाल्लाह ताला पढ़ेंगे पहले इस हिस्से को, उसके बाद लास्ट हम यहाँ पर जाकर के ख़त्म होंगे और इस हिस्से का भी कैल्शियम में एक रोल है। लेकिन इस वक्त आज की इस वीडियो में और क्लास में हम इसको पढ़ेंगे कि एपिथेलियल ये कौन सा पार्ट है, ये वाटर इम्परमिएबल पार्ट है। कौन सा है, लूप ऑफ हेनले। इसमें थिन पार्ट और थिक पार्ट लूप ऑफ हेनले यहाँ मौजूद है और यहाँ से क्या होता है, ये वाटर के लिए इम्परमिएबल है लेकिन ये सोल्यूट्स को दोनों तरफ इंटरस्टिशियल एरिया के अंदर रीअब्जॉर्ब करेगा, जज़ब करके और वापस सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर इसको भेज देगा। तो उस कैल्शियम का यह रोल है। मिसाल के तौर पे एक बूढ़ी औरत है आपके पास आ जाती है, कोई एक ज़ईफ़ उम्र का मर्द है, औरत है या किसी और एज का है और उसकी हड्डियाँ बुरबुरी हो रही हैं, चटक रही हैं और उसके अंदर के तेज़ी से कैल्शियम का लेवल ड्रॉप हो रहा है तो हमारे जहन में फ़ौरन आएगा कि ये ड्रेन कहाँ से हो रहा है, गुर्दों से हो रहा है। कर कौन रहा है, यहाँ क्या अमल हुआ जिसके नतीजे में वो इजाफी एक्सेस, इजाफी नहीं बल्कि उसका कारामद जो कैल्शियम था वो भी खारिज हो रहा है। तो वो खारिज हो रहा है तो इसका मतलब है कहाँ एरर आया होगा, उस एरर को जब हमने दूर करना है तो क्या और कहाँ अमल हमने कराना है जिसके नतीजे में उसका कैल्शियम रुक जाए। अब हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे बोन के अंदर ऑस्टियोक्लास्ट के नाम से, ऑस्टियोक्लास्ट, ये मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ऑस्टियोक्लास्ट, ये क्या होता है, ये एक मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल है, एक बड़ा सेल होता है हमारी हड्डियों में और ये एक्टिवेट हो जाता है। कब एक्टिवेट हो जाता है, जब थायराइड्स के पीछे हमारे कौन से थायराइड हैं, पैराथायराइड्स। पैराथायराइड्स एक हार्मोन अपना खारिज करते हैं। ये समझो मटर के दाने जितने दो जोड़े हैं जो हमारे थायराइड के पीछे पैराथायराइड्स मौजूद है। ये पैराथायराइड्स
क्या करते हैं, इसको जब वो खुद स्टिमुलेट हो जाएंगे, हार्मोन्स अपना रिलीज़ करेंगे, पैराथायराइड हार्मोन, तो वो हड्डियों में मौजूद इस ऑस्टियोक्लास्ट को, जब हम इंशाल्लाह बोन मैरो में और उसमें जाएंगे तो हो सकता है इसका भी जिक्र हम करेंगे और पढ़ेंगे। तो ये क्या अमल करता है, ये जब एक्टिवेट हो जाता है, तो जब ये तब एक्टिवेट होता है जब पैराथायराइड्स खून के अंदर फ्लक्चुएशन देखते हैं कि कैल्शियम की कमी आई है कि नहीं आई, और जैसे ही वो उस कमी को महसूस करते हैं ब्लड के अंदर, क्योंकि नॉर्मल रखने की जिम्मेदारी उनकी है, तो वो जब ये महसूस करते हैं तो वो कौन से हुदूद जाज़बा है, वो भी तो वो हुदूद जाज़बा हरकत करते हैं और अपना जो हार्मोन है वो ब्लड में रिलीज़ करते हैं। ब्लड में रिलीज़ होकर के वो बोन्स तक जब जाता है तो उस बोन में ऑस्टियोक्लास्ट को एक्टिवेट कर देता है, यानी इसको हरकत में ले आता है, मुतहरक कर देता है। जब इसको हरकत में ले आता है तो ये क्या काम करता है, ये हड्डियों को दोबारा जज़ब होने के काबिल, उसमें से हड्डियों को उसमें से खुरचना शुरू कर देता है, उसका नरम कर देता है, उस पार्टिकल्स में उसको तब्दील कर देता है कि वो ब्लड्स के सर्कल के अंदर शामिल हो करके खून के अंदर जो कैल्शियम की कमी आई है उसको पूरा करें। और जब तक वो कमी पूरा ना हो, जब तक इसको पैराथायराइड हार्मोन इसको मुतहरक करता रहता है, एक्टिवेट करता है, स्टिमुलेट करता है, जिसके नतीजे में ये अपना काम करता है। लेकिन किसी गलत अमल के नतीजे में अगर ये एक्टिवेट हो जाए तो ये इसने तो अपना काम करना है, तो जब ये अपना काम करता रहेगा तो तेज़ी के साथ कैल्शियम यहाँ से यूरिन के अंदर ज़ाया हो रहा होगा, ब्लड के अंदर से। नतीजा क्या होगा कि हड्डियाँ बहुत चटकने के काबिल भुरभुरी सी हो जाएंगी, कमज़ोर सी हो जाएंगी और ज़रा सी चोट पे चटक जाएंगी। किसी और एज में भी हो सकता है, लेकिन बुढ़ापे की एज में ज़्यादा हो जाता है। तो हमें ये पता होना चाहिए, क्योंकि एलोपैथिक के अंदर अगर बाज़ दवाएँ हैं, अगर वो हमारे मरीज़ों में होता है कि किसी एक आध दवाई से फ़ायदा हुआ तो अपने डॉक्टर को भी दोबारा जा कर के नहीं बताते, अपने मॉलिज को नहीं बताते और वही दवा इस्तेमाल करते हैं। और दूसरा, अगर किसी दवा से उन्हें फ़ायदा हुआ हो तो बग़ैर सोचे समझे अपने घर के अंदर किसी और को भी वो दवाई पिला दी जाती है बग़ैर तबीब के या डॉक्टर के मशवरे से। तो क्या होता है कि इस तरह की दवाएं जैसे फ्रोसामाइड है, एलोपैथिक के अंदर इस्तेमाल होती है। अब फ्रोसामाइड टाइप की अद्वियात को अगर लंबे अरसे के लिए पेशेंट इस्तेमाल कर रहा है तो क्या मामला होगा कि वो इतना इस्तेमाल करने के नतीजे में उसकी हड्डियाँ भुरभुरी हुई, क्योंकि वो कैल्शियम को ज़ाया करेगा। और वो क्या अमल करता है, वो गुर्दों में आने के बाद यहाँ पर एक ख़ास प्रोटीन यहाँ पर मौजूद है, ट्रांसपोर्टर सिस्टम एक मौजूद है जिसे भी हम ड्रॉ करते हैं, उस ट्रांसपोर्टर को ब्लॉक कर देगा। जब वो ट्रांसपोर्टर को ब्लॉक कर देगा तो उसके नतीजे में यहाँ से क्या क्या अमल होगा और किस तरह से कैल्शियम यूरिन के अंदर बहुत ज़्यादा मकदार में ज़ाया होगा। ना सिर्फ कैल्शियम ज़ाया होगा बल्कि इसके साथ मैग्नीशियम भी ज़ाया होगा, क्लोराइड भी ज़ाया होगा, पोटाशियम भी ज़ाया होगा, सोडियम भी ज़ाया होगा, इसके साथ पानी भी ज़ाया होगा। और मरीज़ पे कैल्शियम के साथ साथ डिहाइड्रेशन का भी मसला होता है। तो लिहाजा बड़े सोच समझ करके मुख्तलिफ अद्वियात को इस्तेमाल करनी चाहिए और मुफरदात पे बिलखसूस हमारा मुताला बहुत अच्छा होना चाहिए। तो आइए इस सेल का हम जायज़ा लेते हैं। अब हमें ये मालूम है, ये हमने सेल को बड़ा किया है, ज़्यादा तफसील में नहीं जाता, पीछे बार बार ये बात हो चुकी है। अब हमने एक सेल को बड़ा किया और ये एक सेल जो बड़ा किया, इसके साथ समझने कि यहाँ पर मज़ीद भी ये सेल मौजूद है। अच्छा, यहाँ पर ये आप देखेंगे कि बीच में गैप हमने दिया है, ये गैप इन सेल्स के दरमियान में मौजूद है, क्यूबॉइडल सेल्स हैं और यहाँ पर इनके दरमियान एक गैप है। इसका भी हम जायज़ा लेते हैं कि क्या होगा। ये तो आप सबको पता ही है कि यहाँ पर क्या मौजूद है, मुख्तलिफ बेज़ोलेटरल साइड के ऊपर मुख्तलिफ एटीपेजेस मौजूद है। कौन से? सोडियम, पोटाशियम एटीपेजेस। सोडियम क्या करते हैं, 3 सोडियम्स को उन्होंने सेल में से इंटरस्टिशियम एरिया में बाहर निकाल देना है और बाहर से 2 पोटेशियम्स को अंदर ले जाना है। तो कैसे करना है, ये 3 सोडियम को बाहर फेंक दिया इन्होंने ताकि जिस्म में दोबारा जज्ब हो जाए। बाहर से पोटेशियम को अंदर लेकर के आए। कितने पोटेशियम को लेकर के आए? 2। तो ये 2 अंदर आ गए और 3 बाहर चले गए। और ये सिर्फ इस हिस्से में नहीं है, ये यहाँ पर जो मुख्तलिफ सेल्स मौजूद हैं उन सब पे एटीपेजेस मौजूद हैं जो ये ट्रांसपोर्ट सिस्टम का एक काम कर रहे हैं और यहाँ से बाहर थ्रो कर देते हैं, बाहर से अंदर ले आते हैं। ये बार बार रिपीट करने की भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन यहाँ पर इसका एक अहम रोल है। अब हम यहाँ पर जायज़ा लेते हैं, एक यहाँ पर हम स्पेशल जो ट्रांसपोर्टर है उसको यहाँ हम ड्रॉ कर रहे हैं। ये स्पेशल ट्रांसपोर्टर सिस्टम है यहाँ पर लगा हुआ और ये क्या करता है,
ये यहाँ से इस यूरिन में से, क्योंकि ये वाटर इम्परमिएबल है लेकिन सॉल्यूट्स यहाँ से बाहर निकल सकते हैं, लिहाजा यहाँ से सोडियम एज वेल एज ये सोडियम को इन कर रहा है। इसके साथ साथ ये किसको लेकर के आ रहा है, सोडियम के साथ साथ हमने साथियों को, दोस्तों को बताया था क्या लेकर के आ रहा है, पोटाशियम, वेरी गुड, पोटाशियम, और इसके साथ साथ ये क्या लेके आ रहा है, क्लोराइड को, और 2 क्लोराइड को लेकर के आ रहा है, 2 क्लोराइड इस तरफ जा रहे हैं। तो यहाँ पर क्या हो गया, ये पोटेशियम। तो अब इसका नाम क्या है, इसका नाम है सोडियम पोटेशियम 2 क्लोराइड ट्रांसपोर्टर। लिखने की ज़रूरत तो नहीं है, साथियों को याद रहेगा। तो सोडियम पोटेशियम 2 क्लोराइड ट्रांसपोर्टर का काम ये है कि यहाँ से गुजरने वाले जो यूरिन का लिक्विड या फ्लूइड गुजर रहा है, इसमें से नॉर्मल हालात के अंदर सोडियम को इन करेगा, पोटेशियम को दोबारा जज़ब करेगा, अपने सेलुलर एरिया में लाएगा और 2 क्लोराइड को भी अंदर ले आएगा। अब क्या होगा कि सोडियम, इसका मतलब है इस सेल के अंदर बढ़ते जाएंगे, रिच हो जाएगा ये, और साथ साथ पोटेशियम भी रिच होता चला जाएगा, और 2 क्लोराइड भी आ रहे हैं। क्लोराइड के लिए भी यहाँ पर एक स्पेशल ट्रांसपोर्टर मैकेनिज्म सिस्टम होता है, मौजूद है, जो क्लोराइड को बाहर थ्रू कर देगा, ठीक है। और नॉर्मल हालात की बात कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ में यहाँ पर पोटेशियम को ये लेकर के आ रहा है और यहाँ पर सोडियम भी आ रहा है। सोडियम 3 अदद जब यहाँ बाहर खारिज कर दिए जाते हैं तो यहाँ बाहर मौजूद पोटेशियम को भी अंदर लाया जाता है, 2 पोटेशियम वो आ रहे हैं और यहाँ से भी दोबारा ये जज्ब हो रहे हैं। इसको बैलेंस रखने के लिए यहाँ पर फितरत ने इसके साथ साथ एक फ्री परमिएबल चैनल्स भी दिए हैं। इन चैनल्स का क्या फ़ायदा होता है कि इसमें से पोटेशियम यहाँ से जो या इजाफी सेल के अंदर आ चुके हैं वो इस ज़रिए से दोबारा यहाँ पर वापस बाहर ड्रेन हो जाएंगे, पोटेशियम ये वापस बाहर निकल आए। कुदरत की बेहतरीन कारीगरियाँ, बेहतरीन सिफतें हैं, हर काम के पीछे एक अमल है। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि सोडियम तो आया, वो तो अपने एटीपेजेस की मदद से बाहर निकल के इंटरस्टिशियम में चला गया और बाहर से दोबारा पोटेशियम आ गया, ये पोटेशियम दोबारा यहाँ पर इस एरिया में आ गया। जब ये हाईली चार्ज्ड ये पार्टिकल एरिया हो जाएगा इलेक्ट्रिकली, क्योंकि ये जब पोटेशियम बहुत ज़्यादा आ रहा है तो मुस्बत चार्ज के साथ आ रहा है। जब मुस्बत चार्ज के साथ ये आ रहा है तो मुस्बत चार्ज के साथ क्या होगा, इस पूरे एरिया को जहाँ जहाँ ये सेल, हमने तो एक सेल बड़ा करके बनाया है, यहाँ तो कई सेल हैं जो ये काम कर रहे हैं, तो ये सेल्स इसी तरह से रद्द-ए-अमल करेंगे और जो पोटेशियम का बहुत ज़्यादा यहाँ पर लीक करेंगे और ये पोटेशियम एरिया बहुत हाईली पॉजिटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रिकल एरिया हो जाएगा तो क्या होगा, यहाँ पर दबाव बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये साथ साथ में यहाँ से जो इस ल्यूमिनल साइड से जो चीज़ें आ रही हैं, इसमें सिर्फ सोडियम नहीं आ रहा, सोडियम के साथ साथ क्या क्या आ रहा है, पोटेशियम भी आ रहा है, क्लोराइड भी आ रहा है, इसके साथ साथ मैग्नीशियम भी आ रहा है और कैल्शियम भी आ रहा है। अब ये इस तरह से मुख्तलिफ चीज़ें आ रही हैं। तो मैग्नीशियम और कैल्शियम ये आप देख रहे हैं डबल चार्ज है, हाईली चार्ज होते हैं। तो जब ये डबल चार्ज हाईली मैग्नीशियम और कैल्शियम इस एरिया के अंदर पहुंचेंगे और ये भी हाईली पॉजिटिव इलेक्ट्रिकल चार्ज होगा तो ये क्या करेगा, पॉजिटिव को धकेलता है। जब इसको धकेलेगा, एक प्रेशर डेवलप करेगा तो ये मैग्नीशियम और कैल्शियम क्या होंगे, ये इस एरिया के अंदर से दोनों सेल्स के दरमियान से पैरासेलुलर एरिया, ये इंटरसेलुलर एरिया हो गया जो सेल के अंदर से होकर के निकल रहे हैं, ये सेल्स के गैप जो बीच में है इनके दरमियान से निकल करके 2 प्रोडक्ट यहाँ पर वापस जज़ब हो रही है नॉर्मल हालात के अंदर, कैल्शियम और मैग्नीशियम। अब ये कैल्शियम और मैग्नीशियम क्योंकि ये सेलुलोइड्स के लिए परमिएबल है, लिहाजा यहाँ पर ये वापस जज़ब हो गए, ये तो हो गए नॉर्मल हालात के अंदर। और जब ये जज़ब हो जाएंगे यहाँ पर तो ये यहाँ पर ज़ाया भी नहीं होंगे, कैल्शियम भी नहीं ज़ाया हो रहा, मैग्नीशियम भी ज़ाया नहीं हो रहा, यूरिन में नहीं जा रहा। और ये डायल्यूटेड यूरिन था यहाँ पर जब जा रहा था पहले नॉर्मल हालत के अंदर। लेकिन अब अगर किसी दवा के नतीजे में या जिस्म के खुदकार मैकेनिज्म के नतीजे में अगर इस स्पेशल ट्रांसपोर्टर सिस्टम को ब्लॉक कर दिया जाए या इसको इसके काम से रोक दिया जाए तो क्या होगा। हम सपोज करते हैं कि हमने इसको या किसी दवा के नतीजे में या किसी रद्द-ए-अमल के नतीजे में जिस्मानी, बाद में हम देखेंगे कौन सी दवा कहाँ क्या काम करती है, फिलहाल हम ये देखते हैं कि इसने इसको ब्लॉक कर दिया, इसने इस पूरे मैकेनिज्म को, सिस्टम को ब्लॉक कर दिया। जब इसको ब्लॉक कर दिया तो सोडियम ये भी अंदर नहीं जा सकेगा, पोटेशियम ये भी अंदर नहीं जा सकेगा, क्लोराइड
ये भी अंदर नहीं जा सकेगा, तो लाजमी तौर पे क्या होगा, वो यहाँ से आगे की तरफ मूव करेंगे। तो इसका मतलब ये होगा कि अब यहाँ से जो फ्लूइड गुजर रहा है इसमें सोडियम ज़्यादा मिकदार में है, पोटेशियम ये भी ज़्यादा मिकदार में है, क्लोराइड ये भी ज़्यादा मिकदार में है। अब ये तीन चीज़ें जब ये ज़्यादा जा रही हैं तो साथ साथ में क्या होगा, अब यहाँ पर जो पोटेशियम था लीक होकर के जो यहाँ आ रहा था ये भी अब कम आएगा, ना होने के बराबर आएगा, क्योंकि यहाँ से तो जज़ब हो नहीं रहा। जब यहाँ से जज़ब नहीं हो रहा तो यहाँ पर सोडियम भी नहीं आ रहा, सोडियम यहाँ से बाहर नहीं निकल रहा, तो यहाँ से पोटेशियम जो दो अंदर आ रहे थे वो भी नहीं आ रहे, और इसमें से लीक होकर के आ रहे थे वो भी नहीं आ रहे। तो इसका मतलब क्या होगा कि यहाँ पर ये हाईली पॉजिटिवली चार्ज्ड एरिया भी नहीं रहेगा। जब ये हाईली पॉजिटिवली चार्ज एरिया नहीं रहेगा तो क्या होगा, कैल्शियम और मैग्नीशियम क्या दोबारा इस सिस्टम में जा सकेगा, क्योंकि तो एक प्रेशर के जरिए से इस गैप्स में से निकलना था, इस तरफ से आकर के निकल जाता, लेकिन जब हाईली चार्ज एरिया नहीं है तो क्या ये निकल पाएगा, नहीं निकल पाएगा। जब ये नहीं निकल पाएगा तो इसका मतलब होगा ये कैल्शियम और मैग्नीशियम भी आगे की तरफ मूव कर रहा है, कैल्शियम ये भी आगे की तरफ मूव कर रहा है हाई क्वांटिटी में, और मैग्नीशियम भी ये हाई क्वांटिटी में ये भी आगे मूव कर रहा है। इसका मतलब है कि यहाँ पर बहुत कम सोडियम ने जज़ब होना है, क्योंकि यहाँ पर चैनल्स मौजूद हैं। हम आमतौर पे देखते हैं कि 60 से 65% सोडियम तो इस एरिया के अंदर जज़ब हो जाता है, तकरीबन 60 से 65%, और तकरीबन 25% सोडियम ने इस एरिया के अंदर जज़ब होना था दोबारा। तकरीबन 20 से 25% एरिया यहाँ पर था, और 8 से 10% इस तरफ एरिया के अंदर हो जाना था, और तकरीबन 2% के लगभग इस एरिया के अंदर हो जाना था। अब 2% एरिया में जहाँ सोडियम ने आकर के काम अपना करना था उसकी जगह पे यहाँ ज़्यादा क्वांटिटी में आया, यहाँ पर 20 से 25% होना था, तो ये लाजमी बात है कि इसका ज़्यादा इजाफा इस तरफ आ गया। जब ये इजाफा आएगा तो सोडियम यहाँ पर इस प्रिंसिपल सेल के अंदर जब ये मूव करेंगे तो यहाँ से भी इन्होंने थ्रो करना है, पोटेशियम को इन करना है। जो पोटेशियम ने बहुत ज़्यादा इन होकर के यहाँ आना है, और इसके साथ साथ क्लोराइड ने भी इस एरिया के अंदर आना है। तो इस क्लोराइड जो नेगेटिवली एनाइंस हैं, इन एनाइंस ने क्या करना है, क्योंकि ये बाकी कैटाइंस हैं और ये एनाइन है, एनाइन ने क्या करना है, यहाँ पर मजीद इस पोटेशियम को अपने अंदर अट्रैक्ट करना है। तो ये पोटेशियम एक यहाँ से भी आ रहा है, यहाँ से भी मजीद आ रहा है, तो इस पेशाब के अंदर पोटेशियम का अखराज भी ज़्यादा होगा, इस पेशाब के अंदर सोडियम का अखराज भी होगा, क्योंकि यहाँ पर इसको जज़ब करने की कैपेसिटी कम है, तो लिहाजा सोडियम भी ज़ाया हो रहा है, और साथ साथ में हमारा कैल्शियम और मैग्नीशियम वो भी यूरिन के अंदर बहुत ज़्यादा ज़ाया हो रहा है। सिर्फ इस जगह पे इस स्पेशल ट्रांसपोर्टर सिस्टम को सिर्फ ब्लॉक कर देने से, या ये अपना काम किसी वजह से करना छोड़ दे, ना करे, तो उसके नतीजे में देखेंगे यहाँ पर आ गया। इलाज के अंदर हमें यही काम करना होता है कि हमने इस ब्लॉकेज को ख़त्म करना है, यानी जिस्म में कोई भी ऐसा प्रोडक्ट मौजूद है जो इसके साथ चिपक जाता है, इसके साथ अटैच हो जाता है, अटैच होने की वजह से ये मजीद फर्दर काम नहीं कर रहा। इस रुकावट को दूर करने के लिए हम मरीज़ की नब्ज़ और कार्बोरा से जो तशख़ीस करेंगे, उस तशख़ीस के नतीजे में जो दवाई देंगे, लिहाजा इस ब्लॉकेज को जब रुकावट को दूर कर दिया जाएगा तो मैकेनिज़्म नॉर्मल हो जाएगा। और अगर किसी वजह से हमें इजाफी कैल्शियम या कोई प्रोडक्ट हमें मिल रही है जिसे हमें ड्रेन करना है, तो हमने कमांड एंड कंट्रोल के तहत एक ऐसी दवाई और ऐसी ग़िज़ाएँ तजवीज़ करेंगे जिसके नतीजे में कुछ वक्त के लिए ये ब्लॉक रहे, और उसके नतीजे में जिस्म का जो फासिद मवाद है वो खराज पा जाए, तो फिर हम इस ब्लॉकेज को हटा देंगे। तो इन सब बातों को बड़ी एहतियात से समझ करके हमने देखना होता है। यहाँ तक की बातें सबको समझ में आ गई हैं कि कितना खूबसूरत एक मैकेनिज़्म हमने यहाँ पर देखा कि ये कर रहा है। तो हमने कितनी आसानी के साथ यहाँ पर इस हिस्से को समझ करके कि हमने ये ल्यूमिन साइड पर ये ट्रांसपोर्टर मैकेनिज़्म मौजूद है जो कि इस साइड पर नहीं होता, इसको कंट्रोल करके, और हमने इसका नाम क्या बताया था, सोडियम पोटेशियम 2 क्लोराइड, क्योंकि 2 क्लोराइड को, पोटेशियम को और सोडियम को लेकर के जाता है। तो सिर्फ इसके सिस्टम को ब्लॉक कर देने के नतीजे में किस तरह से ये जो है ना, ये डायल्यूटेड जो यूरिन था, अब वो क्या होगा, कम डायल्यूटेड यूरिन होगा। और यहाँ पर जब मुख्तलिफ किस्म के सॉल्यूट्स ने यहाँ आना था वो भी अब नहीं आ पाए, वो भी आगे की तरफ जा रहे हैं। तो ये क्या होगा, पहले ये हाईली ऑस्मोलर एरिया था, अब ये कम हाइपर ऑस्मोलर एरिया हो जाएगा। और इसके इस हाइपर कम दबाव होने की वजह इम्पैक्ट यहाँ पर भी डाली जाती है, जैसे कि हमने ADH के अंदर हमने पढ़ा था। तो उस ADH के साथ साथ इन चीज़ों को अगर मर्ज कर लेंगे तो हमारे लिए बहुत आसानी हो जाएगी। समझना कानून मुफरत आज़ा कोई मुश्किल काम नहीं है। समझना ये है कि जिस्म के मैकेनिज़्म, जिसको हमारे अतिबा किराम
हमारे स्टूडेंट बहुत कम ज़ोर देते हैं। तो ज़ाहिर बात है उनके पढ़ाई में भी इतना कोई अच्छा इंतज़ाम नहीं है। तो अल्लाह ताला की मेहरबानी है कि हमें अल्लाह पाक ने ये सहूलत और दी कि हम इन चीज़ों को समझें। एलोपैथिक के अंदर भी हमने इसको गहराई से समझने की कोशिश की और उसको ट्रांसलेट कर रहे हैं अब हम कान मुफरत अज़ा के अंदर, ताकि हमारे उन तमाम स्टूडेंट्स को, साथियों को, भाइयों को जो कान मुफरत अज़ा में या तिब में मुंसलिक हैं, वो अपनी काबिलियत को, अपनी इल्मियत को बढ़ा सकें। तो इंशाअल्लाह ताला इन बातों से उनको बहुत अच्छा फ़ायदा होगा और यकीनन हो भी रहा है। जो पज़ीराई हमें हासिल हो रही है वो हमें मौसूल होती है। मैं साथियों से दरख्वास्त करता हूँ कि यूरिन से तशख़ीस के सिस्टम को बहुत ज़्यादा गहराई में पढ़ने की कोशिश करें। गुर्दे के अफ़ाल को, यूरिन को, इनको पढ़ें, ना कि रिपोर्टों के पीछे आप ख्वार हो। अब रिपोर्टों को छोड़ दें थोड़ी देर के लिए। रिपोर्टों में आपको कुछ नहीं हासिल होना। आपको हासिल जो होना है मरीज़ के कारोने को देखने की सलाहियत से, जिसकी तरफ हम आगे मज़ीद जा रहे हैं। अगर आप इस मैकेनिज़म्स को बोरियत से समझेंगे, हिस्टोरिकल अंदाज में नहीं पढ़ेंगे, इसको अपने पास राइट डाउन नहीं करेंगे, आप इसको लिखेंगे नहीं, आप इसकी मैपिंग नहीं करेंगे, तो आप काबिल तबीब नहीं बन सकेंगे। आप सिर्फ ये सोचेंगे कि यार वो फ़लाँ एक्सपर्ट है और उसको हम भेज देते हैं और वो ख़ुद हमें तशख़ीस करके बता देगा। तो ये तरीक़ाकार गलत है। कैमरे से जब हम तस्वीर लेते हैं तो वो इतनी अच्छी नहीं होती। हमने फ़िज़िकल रख के भी देखा, अच्छे कैमरे से भी देखा कि वो एक्चुअल और तस्वीर के अंदर दोनों में फ़र्क महसूस हो जाता है। और अक्सर जगहों पे कहीं लाइट का प्रॉब्लम होता है, कहीं लेंस का प्रॉब्लम होता है, तो यूरिन हमारे पास अच्छा नहीं आता। तो उसको कोशिश करें कि जो अतिपा है फ़िज़िकल देखने की आदत डालें कि फ़िज़िकल यूरिन देख देख के आपको इंशाल्लाह 10, 12, 50, 100 पेशेंट अगर आप देखना शुरू कर देंगे हफ्ते में, तो इंशाल्लाह ताला यूरिन आपको रीडेबल हो जाएगा। चलते चलते आप 1 सेकंड में भी यूरिन पे आप अपना डिसीजन दे सकेंगे। तो इंशाल्लाह कुछ देर के बाद हम कोशिश करते हैं कि इस एरिया को भी हम पढ़ते हैं और इस एरिया को मुकम्मल करते हैं, ताकि हमारे जो अगले असबाग हैं उन पर भी जाएँ और हम क्लिनिकल कोरिलेशंस जो होते हैं गुर्दों से मुतालिक और पेशाब से मुतालिक जो मुख्तलिफ़ चीज़ें होती हैं, उसको भी हम इंशाअल्लाह ताला इसमें